आई एम हिमांशी मिश्रा और हम अपनी पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ था, है ना। अगस्त ऑफर आया 1940 में, उसके बाद अगस्त ऑफर के बाद में क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन जो था वो मुस्लिम लीग ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में और फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनती है। ओके, सो हमारा जो संविधान है, जब हम बात करते हैं तो संविधान को अपने आप में बनने में 2 साल लग गए थे। 2 साल 11 महीने और 18 महीने एंड 11 दिन, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसको बनने में इतना टाइम समय लग गया था, है ना। तो इसीलिए 1950 में हमने फाइनली जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। तो प्रीएम्बल जो है, जो कि आपको देखने को मिलता है फर्स्ट पेज पे, तो हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्टेक्स्ट है ना, जो बता रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है, कौन सी चीजें हैं जो हमने ली हुई है, जिसके बेसिस पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। क्या हमारे आइडियल्स हैं, क्या हमारे एस्पिरेशंस हैं। आइडियल्स मतलब क्या, कि किस पे कौन से सिद्धांत है जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो है वो बने हैं, संविधान के प्रोविजंस। और एस्पिरेशंस जो है कि इन आइडियल्स पे चल के हमें ये वाले एस्पिरेशंस जो है वो अचीव करना है। ये बात हम प्रीएम्बल के थ्रू करते हैं, जैसे कि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, है ना। हमारा नेशन ऐसा है और ऊपर से हम लोगों को क्या करना है, हमें न्याय देना है, जस्टिस देना है लोगों को, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। एंड इक्वालिटी जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए नेशन में। तो ये सब जो है वो आपके प्रीएम्बल के अंदर मेंशन्ड है। ओके, सो व्हाट इज द प्रीएम्बल? प्रीएम्बल है क्या? तो इट इज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कोई भी आप किताब खोलते हो और उसके फर्स्ट पेज पे आपको उसके चैप्टर दिखते हैं, उसका कंटेंट दिखता है ना। प्रीएम्बल इज दैट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है एक तरीके से, कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये सब जो है हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। ओके, सो अभी बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो ये हमारा प्रीएम्बल है, इसको एक बार पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग, है ना, हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया, हमने निर्णय लिया है कि हम इंडिया को बनाएंगे अ सोवरीन, है ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे इंडियन रिपब्लिक किस पे बेस्ड है, ये सब इसमें बताया गया है। जस्टिस मतलब जस्टिस दी जाएगी, न्याय दिया जाएगा। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो। ओके, लिबर्टी, लोगों के पास में, हमारी कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके पास में ये दायित्व होगा, ये दायित्व नहीं कह सकते, ये लिबर्टी वी कैन से, कि ये हक होगा उनका कि वो जैसा चाहे वो सोच पाए, जो सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर पाए, बिलीफ्स रख पाए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिसकी जो सोच है वो ऐसा सोच सकता है, ये बिलीफ है उसका, है ना। फेथ, विश्वास रख पाए। और वर्शिप, जो जैसा उनका जिस तरीके का वो धर्म मानते हैं उसको भी वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। इक्वालिटी जो होगी लोगों की, किस चीज में इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो मौके लोगों को मिले जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो स्टेटस होगा लोगों का, इकोनॉमिक स्टेटस यू कैन से, कि उसमें इक्वालिटी जो है वो पूरी लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आई नहीं है अभी भी, ऑल देयर इज सो मच डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी, बहुत ज्यादा भेदभाव है। मतलब देयर इज अ रिच क्लास, प्रिविलेज्ड क्लास, एंड देन देयर इज पुअर क्लास, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू व्हाट, कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश करती है, सरकार, कि ये वो जो डिस्पैरिटी को है वो इक्वल लेवल पे लाने की कोशिश करे। तो इसलिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि हम सब जो है वो भाई हैं, यूनिटी है हम लोगों के बीच में, और हम लोग जो है वो एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं। दैट इज फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि हर एक इंडिविजुअल की इज्जत की जाएगी, एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना, और नेशन की भी इज्जत की जाएगी। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
दिस 26 डे ऑफ नवंबर, मतलब 26 नवंबर 1949 को उन्होंने अडॉप्ट किया, अनाक्ट किया और दिया क्या, ये संविधान। ओके, सो ये सब जो है वो मेंशन है किसके अंदर, preamble के अंदर, that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution. Okay, अब एक एक चीज इसके अंदर देखते जाते हैं। सबसे पहले ये प्रीएम्बल का ओरिजिनेशन हुआ कैसे था, कैसे आया प्रीएम्बल, है ना। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में 1946 में उन्होंने मूव किया था, है ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने प्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने आइडल्स और एस्पिरेशंस की बात कही थी। आइडल्स क्या, कि कौन से ऐसे हमारे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स होंगे, सिद्धांत होंगे जिसपे हमारा देश बनेगा और हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या प्राप्त करना है लोगों के लिए, है ना। इसकी उन्होंने बात की थी। तो प्रीएम्बल जो है वो इन्हीं आइडल्स और एस्पिरेशन पे बना हुआ है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि ओरिजिन कहां से हुआ प्रीएम्बल का। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसमें क्या बताया गया था कि कौन से ऐसे आइडियल्स होंगे जिसपे हमारी जो संविधान होगा और एस्पिरेशन की क्या हमको अचीव करना है उसके बारे में बात की गई, है ना, आइडियल्स एंड एस्पिरेशन। तो ये जो आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस हैं यही हमारा क्या है, प्रीएम्बल है। फिर उसके बाद में 22 जनवरी 1947 को ये जो प्रीएम्बल था वो अनएनिमसली, मतलब हम कह सकते हैं अनऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं कि अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे आइडल्स क्या है। आइडल्स हमारी ये है, ये जो दिया हुआ है ना इस पे, कि हमारा संविधान, हमारी कंट्री जो है वो ऐसी होनी चाहिए, है ना, कि सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ भारतीय रिपब्लिक की बात की जा रही है, इंडियन रिपब्लिक की बात की जा रही है। तो इसे ही देखते हैं सबसे पहले, है ना, इंडियन रिपब्लिक। इंडियन रिपब्लिक है कैसी, तो सबसे पहले सोवरीन, देन सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, ये जो है वो हमारी इंडियन रिपब्लिक है, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, है ना। तो अब एक एक करके इसको हम लेते हैं इन वर्ड्स को और समझते हैं कि इसमें क्या आएगा। ओके, सबसे पहले इंडिया इज अ सोवरीन रिपब्लिक। क्या है, सोवरीन रिपब्लिक है।
तो सोवरीन रिपब्लिक से मतलब क्या है? सोवरीन रिपब्लिक से मतलब है ऐसा नेशन, ऐसा देश जिसमें उसका जो लीडर है, देश का जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, वो उस नेशन का ही मतलब जो नेशन चला रहा है, जो देश चला रहा है, वो उसी देश का आदमी है। और दूसरी चीज ये कि जो नेशन है वो एकदम क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी की भी कॉलोनी नहीं है, कि पॉलिसीज भी हम ही बना रहे हैं और हेड भी हमारे देश का ही है, कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और बाकी सारी चीजें जो हैं वो हम ही कर रहे हैं, और हमारे देश का लीडर भी हमारे देश का ही एक नागरिक है ना। तो ये क्या होता है, जिस देश का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होता है, वो कौन सी रिपब्लिक हो जाती है, वो सोवरीन रिपब्लिक होती है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत 1600 शताब्दी से लेके 19 शताब्दी जो थी 1947 तक, वो क्या थी, तब तक वो एक कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी? वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। उसके बाद में 1946 में फाइनली हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका मिला। तो 1946 से लेके 1947 तक हम लोग क्या हो गए, हम लोग डोमिनियन स्टेटस हमें मिल गया। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या, कि हमारे देश में जो कानून बन रहा है, जो कानून को चला रहा है, और जितनी भी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, प्रोसीजर्स हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो लोग तो हमारे देश के हैं, लेकिन हेड कौन है, वो कोई और देश का आदमी है ना। तो वो क्या होता है, डोमिनियन हो जाता है। लेकिन 47 के बाद क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो थी देश की, वो कौन थी, देश के ही लोग थे, और लीडर कौन था, वो भी देश का ही था। तो ये क्या हो गया, ये सोवरीन रिपब्लिक हम बन गए इसके चलते, है ना। तो इसी का मतलब होता है सोवरीन, है ना। सो वी आर द सोवरीन रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम सोवरीन रिपब्लिक के अंदर कि क्या मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर आल्सो द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जो है वो IMF से भी जुड़े हुए हैं, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऐसी फॉरेन पॉलिसीज हैं और मेंबरशिप कमिटीज हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो क्या ये किसी भी हक तरीके से, कॉमनवेल्थ नेशन से भी हम जुड़े हुए हैं, हमने अपने तोड़ दिया था उसे, फिर 49 में जवाहरलाल नेहरू ने फिर से हम उसके पार्ट हो गए इनके थ्रू, है ना। सो क्या ये हमारे देश का जो सोवरीन जो नेचर है उसको क्या वो तोड़ रहा है? तो नहीं तोड़ रहा है, बिल्कुल नहीं तोड़ रहा है। ओके, सो बिकॉज क्यों, क्योंकि हम अपनी मर्जी से उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अब नहीं इसका पार्ट रहना है, तो हम डिसॉल्व भी कर सकते हैं, डिनाउंस भी कर सकते हैं मेंबरशिप। ओके, so that's why we can say we being a part of any country या Commonwealth nation या World Health Organization या WHO, IMF, World Trade Organization does not confide with our sovereign status. Okay, हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, उसके बाद में एक और मैं अगर बात करूं तो इनिशियली क्या था, ये तो हो गया हमारा सोवरीन। एंड उसके बाद में बात आती है सोशलिस्ट रिपब्लिक की। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, कि सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन जो है वो ना होना, कैपिटलिज्म ना होना, दैट इज सोशलिस्ट सही मतलब में अगर इसको देखें तो दो बिलीफ्स थे, एक तो मार्क्स का था, कार्ल मार्क्स का, दूसरा था गांधी का। ओके, कार्ल मार्क्स जो था वो ऐसा चाहता था कि मतलब दो क्लासेस होती हैं, एक तो वो जिनके पास में सब कुछ है ना, और दूसरे होते हैं दूसरी क्लास जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो कार्ल मार्क्स का कहना था, उस सोसाइटी में जहां पर एक क्लास के पास बहुत ज्यादा है तो उनसे छीन के आप दूसरों को भी दे सकते हो, है ना। तो दैट वाज द मार्क्स बिलीफ, है ना। मार्क्स ऐसा मानता था, मार्क्स का सोशलिज्म ऐसा था। लेकिन गांधी किस विश्वास के थे, उनका ऐसा था कि देश का कानून ऐसा होना चाहिए कि जो डिप्राइव्ड से डिप्राइव्ड क्लासेस है उनको जो है वो सब कुछ मिलना चाहिए, है ना। तो वो देश जो सोशलिस्ट नेशन होता है वहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को नहीं मिलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या, कि वहां पे जहां पे कैपिटलिज्म भी है, साथ साथ में गवर्नमेंट रन कंपनीज भी हैं, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और साथ साथ में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ऐसा।
वो नेशन, ओके। लेकिन इंडिया कैसा नेशन है? इंडिया की तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब क्या कि हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन भी है और हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट रन इकोनॉमीज, कंपनीज भी हमारे अंदर हैं। जैसे कि अगर हम 9 ज्वेल्स ऑफ इंडिया की बात करें, भारत पेट्रोलियम की बात करें, हम भेल की बात करें, सेल की बात करें, तो ये गवर्नमेंट रन कंपनीज है, ओके। सो ऐसा भी है हमारे देश के अंदर। रेलवेज जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है पूरा, लेकिन एयरवेज जो है वो हमारा प्राइवेट हो चुका है ना। सो ऐसी वाली इकोनॉमी में क्या होगा, तो हमारे जो एस्पिरेशन है वो सोशलिस्ट ही है, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर भले ही कैपिटलिज्म है हमारे देश में, लेकिन फिर भी हमारे प्रिंसिपल्स कैसे हैं कि डिप्राइव से डिप्राइव क्लासेस तक वो सारी चीजें जाएं, वो सारे रिसोर्सेज जाएं, और स्टेट का, नेशन का काम क्या हो कि आखिरी आदमी तक सारी प्रोसेस, सारे रिसोर्सेज, सारी जो है जितने भी प्रॉफिट्स जो है वो कंट्री के लोगों को मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। तो दैट इज द बिलीफ ऑफ अ सोशलिस्ट नेशन, ओके। फिर उसके बाद में आता है सेक्युलर रिपब्लिक, ठीक है। तो सेक्युलर रिपब्लिक की अगर आप बात करो तो 3 तरीके के नेशन होते हैं। एक तो रिलीजियस नेशन होता है ना, दूसरा इररिलीजियस नेशन होता है, और तीसरा होता है सेक्युलर नेशन। रिलीजियस, अब चलो इसको इधर देख लेते हैं। हाँ, सेक्युलर नेशन की हम बात कर रहे हैं। सेक्युलर नेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक तो रिलीजियस नेशन होगा, दूसरा होगा इररिलीजियस, और तीसरा होगा सेक्युलर, ओके। रिलीजियस नेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे रिलीजियस नेशन से मतलब है कि एक तो ये नेशन जो है, ये देश जो है, ये भगवान को मानता है ना। और दूसरा, जितने भी सारे प्रिंसिपल्स जो हम कह सकते हैं बाइबल में दिए गए हैं, मतलब हम कह सकते हैं अथॉरिटी ऑफ गॉड जो है, कि भगवान की ही अथॉरिटी हो, वो सारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो उसमें दिए गए हैं, उसके हिसाब से ही लोग चलेंगे, उसमें भी ये नेशन मानता है। तो क्या अथॉरिटी ऑफ गॉड है ना, वो भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में होता है दूसरा रिलीजन, कि जिसमें कि स्टेट जो है वो रिलीजन से एकदम अलग है, कि स्टेट ऐसा नहीं बोल रही है कि हाँ, कि हम लोग जो है वो सारे रिलीजन्स को हमारे लिए एक समान है, सारे रिलीजन को हम विश्वास कर रहे हैं, और सारे देश के जो लोग हैं उनको अपना रिलीजन, उनको अपना धर्म प्रोपिगेट करने का हक है हमारे देश में, है ना। जिस भी तरीके से वो चाहे वो पूजा कर सकते हैं, थॉट्स रख सकते हैं, और अगर वो सिख हैं तो दे कैन वेयर द टर्बन, इफ दे आर आई मीन इफ समवन इज मुस्लिम तो दे कैन वेयर द हिजाब। इस तरीके जो देश है उसमें ये विश्वास नहीं मानते, मतलब क्या कि ये भगवान पे तो मानते हैं लेकिन अथॉरिटी की गॉड नहीं मानते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाले जो इररिलीजियस नेशन है, इसके अंदर भगवान और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों एकदम अलग अलग होते हैं, है ना, इस देश के अंदर। ओके, सो ये जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ये अब दूसरा है सेक्युलर नेशन। सेक्युलर नेशन क्या है कि ये किसमें मानता है सेक्युलर नेशन? सेक्युलर नेशन एक तो किसमें मानता है कि भगवान की एग्जिस्टेंस में मान रहा है। दूसरा, सेक्युलेशन नेशन जो है
वो मानता है, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ गॉड में भी मानता है। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि देखो रिलीजियस नेशन, तो आप ऐसा बोल दोगे कि जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, वो रिलीजियस नेशन है क्योंकि उनका एक रिलीजन है देश का, दैट इज इस्लाम। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों वो रिलीजियस नेशन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्टेट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो किसी रिलीजन के हिसाब से नहीं चलती है, वो लोगों ने बनाई हुई है ना। तो रिलीजियस नेशन की अगर बात करें तो पूरे विश्व में सिर्फ एक ही रिलीजियस नेशन है, उसका नाम है वेटिकन सिटी, है ना। वेटिकन सिटी, है ना। वेटिकन सिटी जो है वो सिर्फ ऐसा देश है जो रिलीजियस नेशन है, जहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, फादर्स जितने भी सारे हैं वो रहते हैं, और ये पूरा स्टेट जो है वो बाइबल के हिसाब से जो भी प्रिंसिपल्स बाइबल में दिए गए हैं, है ना, उसके हिसाब से ये देश चलता है। इसलिए इसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ये सबसे छोटा देश भी है ना। अब बात करते हैं हम इररिलीजियस नेशन की, तो जैसे कि हो गया एग्जाम्पल यूएसए, है ना। तो ये जो है वो अथॉरिटी ऑफ गॉड में नहीं मान रहा है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में नहीं मान रहा है ना। इसने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को और भगवान से बिल्कुल ऐसे अलग कर रखा है, तो दैट इज व्हाई इट इज एन इररिलीजियस नेशन। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा देश जो है वो कैसा है? सेक्युलर है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो सारे भगवानों की एग्जिस्टेंस को भी मानते हैं, एट द सेम टाइम हमारे देश में हर एक धर्म को ये हक है कि वो अपना धर्म जो है वो उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, और वो जो धार्मिक विचार जो अपने दिमाग में लाना चाहे उन्हें भी ला सकते हैं। फिर उसके बाद उन विचारों के साथ में वो जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, मतलब एक्सटर्नल रिलीजियस एक्सप्रेशन जो है वो भी कर सकते हैं, पूजा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, है ना। अपने फेस्टिवल्स को किसी भी तरीके से सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, जब तक वो किसी और इंसान को हर्ट नहीं करता है तब तक। ओके, सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि वी आर अ सेक्युलर स्टेट, है ना। सेक्युलरिज्म की जब अब बात आती है, तो सेक्युलर की जब बात आती है, सेक्युलर जो कॉन्सेप्ट है वो हमने वेस्टर्न फिलोसफी से लिया है। लेकिन अगर सही मायने में अगर अभी देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनको सेक्युलरिज्म के बारे में हमसे सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम हर एक इंसान को हक है ऐसा कि वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपने धर्म को प्रोपिगेट कर सकता है ना। We believe in all the religion and we also support all the religion. Okay, so इस तरीके से इंडिया जो है वो क्या है? सेक्युलर स्टेट है। और इंडिया में देवनागरी वर्जन जो है उसका पंथ निरपेक्षा, सेक्युलरिज्म के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज करते हैं, दैट इज पंथ निरपेक्षा, है ना। और फिर उसके बाद में आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से मतलब क्या है कि हमारे यहाँ लोगों के पास ये आजादी है कि वो अपना जो लीडर है उसको खुद चुनते हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। उसके बाद में हमारे पास लोगों के पास ये हक है कि वो जैसा चाहे वो बोल सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जहां चाहे जैसे कपड़े पहन सकते हैं, है ना। एंड सो जिस तरीके की एजुकेशन चाहे वो ले सकते हैं। तो आर्टिकल 19 और 22 में जितने भी सारे आर्टिकल्स आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर जितने भी सारे क्लॉजेस हैं, वो सब हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में आएंगे कि जुडिशियल रिव्यू है हमारे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक जो है राइट्स लोगों के वो भी फुलफिल कर रहे हैं। इन पार्ट 4 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के थ्रू हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है लोगों की उसको भी हम फुलफिल करना चाह रहे हैं, है ना। सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि वी आर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे आइडल्स हैं जो कि जिसके बेसिस पे हमारा जो है वो स्टेट बना है। और इन्हीं आइडल्स के थ्रू हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है
वो हम अचीव करेंगे। उसके बाद में कुछ वर्ड्स हैं, ओके। कौन कौन से वर्ड्स हैं? सबसे पहले तो हमारा है इंटेग्रिटी, सबसे पहला हमारा सेक्युलर, है ना, और इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, और सोशलिस्ट आई गेस, यस, हाँ सोशलिस्ट। ये तीन शब्द जो हैं ये हमने कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और तीसरा कौन सा है, इंटेग्रिटी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमारे के 1976 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ये तीन वर्ड्स जो हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में जो हुआ था, तो इसलिए हम इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, है ना। Also known as mini constitution. ओके, अब उसके बाद में बात आती है कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रीएम्बल था, उसके बारे में क्या बोला था। तो कई बार आपको ऐसे स्टेटमेंट के थ्रू वो लोग पूछ सकते हैं, है ना, कि डिफरेंट लोगों के विचार क्या थे इंडिया को लेके। तो ये हम देख लेते हैं इंडिया के प्रीएम्बल को लेके। हाँ, सो इन द ओपिनियन ऑफ के.एम. मुंशी जो थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो क्या है, हॉरोस्कोप है एक तरीके से, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, पॉलिटिकल का, सॉरी। तो के.एम. मुंशी ने बोला था कि प्रीएम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक है, उसके बाद में अर्नेस्ट बार्कर ने बोला कि प्रीएम्बल जो है वो चाबी है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के लिए संविधान की चाबी है, हम कह सकते हैं। तो अर्नेस्ट बार्कर ने क्या बोला कि प्रीएम्बल ठीक है। उसके बाद में ठाकुरदास भार्गव एंड सुभाष कश्यप ने बोला कि प्रीएम्बल जो है वो क्या है, वो सोल है, आत्मा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, उसके बाद में सुभाष कश्यप ने भी बोला, ठाकुरदास भार्गव एंड सुभाष कश्यप।
फिर बात करते हैं NA पालकी वाला की। उन्होंने बोला कि प्रीएम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। ओके, ये इतने सारे जो लोग थे उनके ये व्यूज थे, किसको लेके? प्रीएम्बल को लेके। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रीएम्बल में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि ये बनेगा कि 22 जैन 1947 को ये जो था वो अनऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे ये बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो कब जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया था? वो किया था 13 दिसंबर 1946 को, है ना। फिर उसके बाद में आता है कि ये जो 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये कब ऐड हुए हैं? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ये ऐड हुए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और सेक्युलर के लिए उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड कौन सा यूज किया है? पंथ निरपेक्ष, है ना, वर्ड यूज किया है पंथ निरपेक्ष। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर preamble, and we will meet in the next class. We will continue the next class in the next session, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।